हेलो एवरीवन। ये हमारे वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है एंड इसमें हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स या डेफिनेशंस बोल सकते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के नज़रिए से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम ज़्यादातर आपका टीआरजे यानी वीके और ये सब पढ़ते हैं, लेकिन एग्ज़ाम व्यू से आपका एनसीईआरटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें ये चीज़ें दे रखी हैं तो आप उसको पढ़ना और यहाँ पर हम समझते हैं कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है टर्म है वो है लैंड सीलिंग। हमने 11th क्लास में पढ़ा था माइक्रो में प्राइस सीलिंग का, यानी कि एक मैक्सिमम प्राइस डिसाइड करता है गवर्नमेंट। लैंड सीलिंग का एक मैक्सिमम जो साइज़ है, ठीक है, जो ज़मीन का मैक्सिमम साइज़ होगा वो एक इंडिविजुअल ओन कर सकता है, यानी कि एक ज़मीन का मैक्सिमम कितनी ज़मीन एक पर्सन अपने पास रख सकता है उसे बोलते हैं लैंड सीलिंग, ठीक है। दिस मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच could be owned by an individual. The purpose of land ceiling was to reduce the concentration of land ownership in a few hands. अब ये हुआ क्यों, ये जो लैंड सीलिंग वाला जो पॉलिसी आई थी, ये रिफॉर्म जो आया था, ये क्यों आया? क्योंकि पहले क्या था, आज़ादी से पहले जो बड़े ज़मींदार थे उनके पास बहुत सारा ज़मीन था, मतलब 50-100 एकड़ के करीब ज़मीन था। तो ऐसे के बाकी जो छोटे मोटे लोग हैं उनको दिक्कत होती है, वो उनके खेतों में काम करते थे। और जो ज़मींदार के पास इतनी ज़मीन आई कैसे, हड़प कर आई, ठीक है। अंग्रेज़ों ने उनको ज़मींदार को उसका मालिक बनाया, तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे वो ज़मीन उनके पास आई। तो उस टाइम पे क्या था, आज़ादी के टाइम पे 50-100 एकड़ बहुत ज़्यादा ज़मीन थी कुछ लोगों के हाथ में। तो ऐसा ना हो, इससे क्या है, मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। तो ऐसा ना हो इसलिए एक लैंड सीलिंग का जो रिफॉर्म था वो आया, ताकि एक पर्टिकुलर साइज़ था, मान लें कि अगर 10 एकड़ की ज़मीन आप एक पर्सन रख सकता है, 10 एकड़ से ज़्यादा एक पर्सन ज़मीन नहीं रख सकता अपने पास। ऐसा ये मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी लैंड सीलिंग का मतलब ये है कि मैक्सिमम पोर्शन उस ज़मीन का जो एक पर्सन, एक इंडिविजुअल, एक आदमी अपने पास रख सकता है। अब दिक्कत क्या थी इसमें वो देखते हैं, इश्यूज़ रिगार्डिंग लैंड सीलिंग। जो बड़े ज़मींदार थे, ज़मींदार लोग जो थे बड़े घराने के थे, उन्होंने क्या करा, जो ये कानून था इसको कोर्ट में चैलेंज किया। अब हमें पता है जो भी चीज़ कोर्ट में चैलेंज होती है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन होने में टाइम लगता है, ठीक है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। तो द बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज्ड द लेजिस्लेशन इन द कोर्ट, डिलेइंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अब जब इसका कोर्ट में जब इसका एफआईआर करा, इसका जो चैलेंज करा इस पॉलिसी को, तो आप इस पे काम नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट होती है वो इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकती, तो इसमें देरी होती है काफ़ी, ठीक है। तो लैंड सीलिंग में जो बड़े ज़मींदार थे उनके पास पावर थी पहले से, तो उन्होंने क्या करा, कोर्ट में केस करा और ये कोर्ट में केस गया, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो था, ठीक है, वो नहीं हो पाया टाइम पर। They used this delay to register their lands in name of the close relatives, thereby escaping the legislation. तो ये क्या है, ये जो कानून था इससे बचना चाहते थे ये लोग, तो इसलिए इन्होंने, ये जो बड़े ज़मींदार थे, इन्होंने ये दिक्कत करी ताकि ये कानून जो ये नियम है ये लागू ना हो पाए अच्छे से। लेकिन ये दो जगह पे लागू हुआ, दो जगह पे दो ऐसे राज्य थे जिन्होंने ये सक्सेसफुल हुआ, कामयाब हुआ। वो थे केरला एंड वेस्ट बंगाल। क्योंकि डिपेंड करता है आपकी ना सरकार कैसी है आपकी। सेंट्रल गवर्नमेंट तो लॉ बना रही है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, उस पर भी निर्भर करता है कि वो उस कानून को कैसे देखती है। तो केरला और जो वेस्ट बंगाल है, इनकी जो राज्य सरकार थी, ये काफ़ी मतलब इस पॉलिसी के सपोर्ट में थी, ठीक है, कि जो छोटे मोटे जो किसान हैं, जो लोग हैं, इनको पूरा उनका हक मिल पाए। तो इसलिए ये जो लैंड रिफॉर्म था केरला और वेस्ट बंगाल में ही कामयाब था। तो ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है ये। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है मार्केटेड सरप्लस। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, डेफिनेशन इसकी बाद में देखेंगे। अब मानते हैं एक किसान है, वो 10 किलो अनाज उगा रहा है टोटल, ठीक है, 10, या बोल सकते हैं हम 10 बोरी अनाज उगा रहा है, ठीक है। 10 बोरी अनाज उगाया, 10 में से उसने क्या करा, 4 बोरी अपने पास रखी, 10 में से 4 बोरी अपने घर के खाने के लिए रखी, बची कितनी, 6 बोरी। अब जो ये 6 बोरी बची है ना, ये इसको जाके मार्केट में बेचेगा, यानी कि ये 6 बोरी उसकी एक्स्ट्रा हुई, ठीक है। 4 बोरी उसने अपने लिए इस्तेमाल करी
बाकी जो 6 बोरी बची है एक्स्ट्रा बची, तो जो एक्स्ट्रा बोरियाँ बची, एक्स्ट्रा जो अनाज बचा है ये मार्केट में बेचेगा। तो ये इसे बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस। सरप्लस यानी कि जो एक्स्ट्रा हमारे पास सामान बचा हुआ है। तो 10 में से उसने 4 बोरी अपने खाने के लिए रखी, बाकी 6 बोरियाँ उसने मार्केट में बेचने के लिए रखी। तो जो 6 है ये है इसका मार्केटेड सरप्लस। इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। इट रेफर्स टू सरप्लस ऑफ फार्मर्स आउटपुट ओवर एंड अबव हिज ऑन फार्म कंजम्पशन। ऑन फार्म कंजम्पशन का मतलब, ये जो ऑन फार्म कंजम्पशन है इसका मतलब खुद के इस्तेमाल के लिए। अब कोई आप चीज़ बना रहे हो तो खुद भी इस्तेमाल करोगे, आप गेहूँ उगा रहे हो तो खुद भी तो इस्तेमाल करोगे, आप बाज़ार में तो बेचोगे लेकिन खुद भी इस्तेमाल करोगे उसका। तो ऑन फार्म कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि खुद के इस्तेमाल के लिए। तो खुद के इस्तेमाल के लिए तो रख दिया, 10 में से 4 बोरी खुद के इस्तेमाल के लिए रख दी, तो जो 6 बोरी बची वो क्या है, सरप्लस है, एक्स्ट्रा है। तो जो बेचेगा ये 6 बोरी क्या हुई, मार्केटेड सरप्लस हुआ। दिस सरप्लस इज़ अवेलेबल टू द फार्मर फॉर द सेल इन द मार्केट। तो जो ये सरप्लस है, जो 6 बोरी ये एक्स्ट्रा बची हुई है, ये मार्केट में बेचने के लिए है, ठीक है। बाय सेलिंग द मार्केटेबल सरप्लस ही गेट्स कैश। और ये जो 6 बोरी है इसको मार्केट में बेचने से, बाज़ार में बेचने से क्या मिलता है, इसको कैश मिलता है। और मार्केटेड सरप्लस इज़ अ साइन ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो मार्केटेड सरप्लस है ये क्या है, कमर्शलाइजेशन है किसका, कृषि का। जो हम अनाज उगाते हैं, जो हम फसल उगाते हैं वो हम मार्केट में बेचने के लिए उगाते हैं। जैसे काजू हो गया या कुछ भी चीज़ होगी वो हम मार्केट में खुद तो यूज़ करते ही हैं, मार्केट में बेचते हैं। तो ये कि एक तरह से एक उदाहरण है मार्केट सरप्लस किसका, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा अनाज बचेगा तो हम उसको मार्केट में बेचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है फैलोइंग। इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ लीविंग लैंड एज अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम सो दैट इट रीगेन्स इट्स फर्टिलिटी। अब क्या होता है कि फैलोइंग का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक ज़मीन है, ठीक है, एक ज़मीन का टुकड़ा है, इसमें हमने खेती करी, 1 साल खेती करी। अब खेती करते करते क्या हुआ कि इसकी जो फर्टिलिटी थी, जो उपजाऊपन था इसका, वो कम हो गया या ख़त्म हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसी बंजर छोड़ देंगे हम, इस ज़मीन को हम उसमें क्रॉप नहीं उगाएंगे कुछ सालों तक। तब उससे क्या होगा, जब तक हम कुछ सालों तक अगर इसमें हम फसल नहीं उगाते हैं तो इसकी जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊपन है, वो वापस आएगा। तो हम कुछ साल बाद यानी कि 3 साल या 4 साल बाद हम दोबारा इसमें क्रॉप उगा सकेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम, इस प्रैक्टिस को बोलते हैं फैलोइंग। फैलोइंग वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस अमॉन्ग इंडियन फार्मर्स प्रायर टू द लॉन्च ऑफ HYV टेक्नोलॉजी। हमें पता है जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए थे। तो ये चीज़ जो ग्रीन रेवोल्यूशन आने से पहले क्या था, ये इसका प्रैक्टिस होती थी, किसकी, फैलोइंग की प्रैक्टिस होती थी हरित क्रांति से पहले। क्योंकि हरित क्रांति आई उसके बाद बीज अच्छे आने लगे यानी कि उत्पादन ज़्यादा होने लगा। लेकिन जब तक उत्पादन ज़्यादा नहीं था, जब तक ये HYV सीड्स नहीं आए थे, HYV टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, उससे पहले जो किसान थे वो फैलोइंग का यूज़ करते थे। वो जो ज़मीन था उसको कुछ साल तक उसमें खेती बाड़ी करते थे, फिर कुछ साल तक उसको बंजर छोड़ देते, बिना कुछ खेती बाड़ी कुछ नहीं करते थे। फिर जब उसकी फर्टिलिटी दोबारा आती थी तब उसमें खेती बाड़ी स्टार्ट करते थे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फैलोइंग। अब जो नेक्स्ट हमारा NCERT का एक क्वेश्चन है आपका, ये वाई शुड प्लान्स हैव गोल। जो हम प्लान बनाते हैं उसमें जो उद्देश्य क्यों होना ज़रूरी है, उसमें जो गोल है वो क्यों होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं, हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। विदाउट गोल्स देयर इज़ नो प्लानिंग, कि जो हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य के बिना कोई प्लानिंग नहीं हो सकती। अगर हमें कुछ प्लानिंग करनी है कि हमें कल वहाँ जाना है तो हमें कुछ एम रखना पड़ेगा ना, कि हम किस मकसद से जा रहे हैं वहाँ पर, तभी तो हम उसकी प्लानिंग कर पाएंगे। अगर गोल नहीं है, हमारा कुछ उद्देश्य नहीं है, तो प्लानिंग नहीं कर सकते हम। In fact, planning is defined as a strategy that defines how to allocate the country's scarce resources to different uses। यानी कि हम अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग, यहाँ हम गोल सेट कर रहे हैं, अगर हम गोल सेट करेंगे तभी प्लानिंग करेंगे। तो हमने गोल सेट करा है, उसमें क्या करते हैं हम, गोल सेट करने के बाद प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में क्या करते हैं हम, अगर गोल होगा हमारा तो प्लानिंग में हम ये डिसाइड कर पाएंगे
कि हमें जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास साधन है, उनको हम किस किस तरह से और किन किन अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास उद्देश्य नहीं है और हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम जो रिसोर्सेज हमारे पास जो साधन है उसका हम अच्छे से उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपका उद्देश्य ये है कि आपको 95% लाने हैं और आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपका अगर उद्देश्य नहीं होगा कि 95% लाने, तो आप उसको प्लानिंग नहीं कर पाओगे। जो आपके पास साधन है आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आप ये टाइम डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको कितने घंटे पढ़ने हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपको कितना ज़्यादा पढ़ना है, किस चैप्टर में आपको रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये चीज़ें डिसाइड नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास गोल नहीं है कि 95% लाने, तो आप बस पढ़ते रहोगे। आप कैसे भी पढ़ोगे, चाहे 2 घंटा पढ़ो चाहे 10 घंटा पढ़ो, आप पढ़ते रहोगे, भले आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपका उद्देश्य है कि आपको 95% लाने, तो आप उसको अच्छे से प्लानिंग करोगे। आपको टाइम फिक्स करोगे, मुझे 2 या 3 घंटे पढ़ना है पूरे दिन में, मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, इसके इतने क्वेश्चंस करने हैं। आप पूरा जो रिसोर्सेज आपके पास जो टाइम है उसका अच्छे से उपयोग करोगे। ठीक है, अगर आपके पास उद्देश्य है, आपके पास गोल है, अगर गोल नहीं है तो आप प्लानिंग नहीं कर पाओगे, और प्लानिंग नहीं कर पाओगे तो आप जो रिसोर्सेज है, जो साधन है आपके पास, उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो प्लान करते हैं, तो प्लानिंग करते टाइम हमारे गोल होना ज़रूरी है, जो उद्देश्य है वो होना ज़रूरी है प्लानिंग करने के लिए। और नेक्स्ट जो चीज़ थी हमारा, ये मैच द फॉलोइंग, ये आपको हमने ना क्वेश्चन दे दिया गया था, तो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। क्या था? प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? आपका चेयरपर्सन होता है प्लानिंग कमीशन का। तो फर्स्ट का जो आपका है ऑप्शन सी है। फिर नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमने पहले पढ़ा था मैक्रो में, द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी इन 1 ईयर। ठीक है, तो सेकेंड का ऑप्शन है डी। कोटा, कोटा क्या है? कोटा के एक क्वांटिटी की अमाउंट है कि आप इससे ज़्यादा अमाउंट या इससे ज़्यादा आप क्वांटिटी जो है गुड्स की वो इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो अपने देश में नहीं ला सकते। ठीक है, तो एक फ़िक्स क्वांटिटी इसमें करी जाती है। कोई भी सामान है उसका एक फ़िक्स कर जाता है, यानी कि आप 10 किलो से ज़्यादा का सामान आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को बोलते हैं कोटा। नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स क्या है? इसमें इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जो ज़मीनी जो एग्रीकल्चर फील्ड है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको इम्प्रूव करना, उसे बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स। HYV सीड्स के हमें दिख रहे हैं पर सीड्स दैट गिव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट, जिससे हमें एक कम रिसोर्सेज में या कम हमारे जो इनपुट्स लगने के बाद हमें ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है, उसे बोलते हैं HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। और सब्सिडी क्या है? सब्सिडी का ये है एक मॉनेटरी असिस्टेंस होती है सरकार के द्वारा, जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है, किसान हो गए या कोई भी मैन्युफैक्चर जो कर रहा है, उसको दी जाती है ताकि वो सस्ते में प्रोड्यूस करे। अगर उसका सामान सस्ते में बनेगा तो मार्केट में और सस्ते में बिक पाएगा सामान। तो ये इसका आंसर्स थे। आप देख लेना, अगर कोई मिस्टेक हो रखी हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। और आप इसमें भी जो मैंने अभी आंसर्स दिए वो एकदम करेक्ट हैं, तो आप इसको देख लेना एक बार।